स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैस एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, हम आज करने वाले अपना अगला अध्याय नंबर 13 सुदूर दक्षिण में क्लास का आरंभ। तो आइए दोस्तों शुरू करते मेरे साथ। इस चैप्टर को भी हम आज कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते मेरे साथ। सबसे पहले महापाषाणिक या मेगालिथिक काल। इसकी जानकारी हमें उनकी यथार्थ बस्तियों जो बहुत ही कम मिलती है से नहीं, बल्कि उनकी कब्रों से मिलती। किससे मिलती है? महापाषाणिक काल की उनकी कब्रों से जानकारी मिली, जो कि क्या कहलाता है? महापाषाण कहलाती है। फिर कब्रों को महापाषाण इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें बड़े बड़े पत्थरों से घेर दिया जाता था। क्या था? इन्हें बड़े बड़े पत्थरों से घेर दिया जाता था। इन कब्रों में दफनाए गए लोगों के न केवल अस्थि पंजर बल्कि उनके साथ साथ किसको मृदभांड और लोहे की वस्तुएं भी मिलती थी। फिर इन वस्तुओं से हमें उनकी जीविका के स्रोतों का आभास होता है। हमें उनके बाणाग्र, बर्छे की नोक, फावड़े तथा हंसिया मिले हैं, जो सभी किसके बने हैं? लोहे के बने हैं। इन कब्रों में कृषि के औजार कम मिलते हैं तथा शिकार के हथियार अधिक मिलते हैं। क्या? कृषि के औजार कम मिले और शिकार के हथियार अधिक मिले। फिर महापाषाणिक लोग प्रायद्वीप के सभी ऊंचे क्षेत्रों में पाए जाते थे। किसमें? ऊंचे क्षेत्रों में। फिर परंतु उनका जमाव पूर्वी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अधिक प्रतीत होता है। फिर महापाषाणिक संस्कृति का आरंभ लगभग कब से माना जाता है? 1000 ईस्वी पूर्व से माना जा सकता है। अशोक के अभिलेख में उल्लिखित चोल, पांड्य और केरल पुत्र शायद भौतिक संस्कृति की उत्तर महापाषाणिक अवस्था के लोग थे। फिर तमिलनाडु के दक्षिण जिले में रहने वाले महापाषाणिक लोग मृतकों के अस्थि पंजर को लाल कलश में रखकर घड़ों में दफनाते थे। फिर महापाषाणिक लोग धान और रागी उपजाते थे। उनकी कृषि बहुत ही कम भाग पर होती थी। राज्य का बनना और सभ्यता का उदय। कैसे राज्य बने और उनका कैसे सभ्यता फैली। फिर ये लोग ऊंची भूमि से उर्वर नदी घाटियों में आए और कछारी डेल्टा क्षेत्रों को कृषि योग्य बनाया। अनेक व्यापारी, विजेता, जैन, बौद्ध और कुछ ब्राह्मण धर्म प्रचारक उत्तर से आकर प्रायद्वीप के छोर तक पहुँचे। उनके साथ आई भौतिक संस्कृति के बहुत से तत्वों के साथ इन महापाषाणिक लोगों का संपर्क हुआ। फिर धान रोपाई की परिपाटी अपनाई, अनेक गांव और नगर बसाए तथा उनके मध्य सामाजिक वर्ग बनाए। उत्तर सुदूर दक्षिण तमिल कम या तमिश कम कहलाता है। दक्षिणापथ अर्थात दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता उत्तरी क्षेत्र के लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ, क्योंकि दक्षिण से उन्हें सोना, मोती और विविध रत्न प्राप्त होते थे। फिर आरंभिक संगम ग्रंथ के लेखकों को गंगा और सोन नदी ज्ञात थी तथा मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र भी ज्ञात थी। फिर चोल, चेर, पांड्य इन तीनों राज्यों के उदय में रोमन साम्राज्य के साथ बढ़ते हुए व्यापार का भी योगदान था। फिर 3 आरंभिक राज्य कौन से? यही बताए गए, पांड्य, चोर, चेल। भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणी छोर जो कृष्णा नदी के दक्षिण में पड़ता था। जो 3 राज्यों पांड्य, चोल और चेर केरल में विभक्त था। किसमें थे ये तीनों राज्य? केरल में। पांड्य राजवंश क्या था? पांड्य राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मेगस्थनीज ने किया है और उसने कहा कि उनका राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मोतियों के लिए। पांड्य का शाब्दिक अर्थ क्या था? पुराना प्रदेश या प्राचीन प्रदेश। पांड्य राजवंश का प्रारंभिक उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। मेगस्थनीज पांड्य राज्य का उल्लेख माबर नाम से किया है। किसने? मेगस्थनीज ने। पांड्य राज्य भारतीय प्रायद्वीप सुदूर दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित था। इसमें अनुमानतः तमिलनाडु के आधुनिक तिरुनेलवेली, रामनाद और मदुरई जिले शामिल है। इसकी राजधानी क्या है? मदुरई में थी। फिर तमिल परिषदों में संकलित साहित्य पांड्य राजाओं का उल्लेख है। पांड्य राजवंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? कार्प अर्थात एक प्रकार की मछली था। फिर प्रमुख शासक नेडियोन का शासन कब से कब तक? ये था 2010 ईस्वी पूर्व।
पांड्य वंश का यह कौन सा तो शासक था? पहला शासक था। नेडियोन का अर्थ लंबा आदमी क्या होता है? लंबा आदमी है। नेडियोन ने पहरुली नदी को अस्तित्व प्रदान किया था। किसको? पहरुली नदी को। फिर समुद्र की पूजा भी इसी ने आरंभ करवाई और परंतु इसका ऐतिहासिकता संदिग्ध है। कैसी है? संदिग्ध मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बारे में। पलासलई मुदुडुमी इसे पांड्य वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक माना जाता है। पलासलई का अर्थ है अनेक यज्ञशालाएं बनाने वाला व्यक्ति, यज्ञशालाएं बनाने वाला व्यक्ति। फिर आगे मेंडुजेलियन सबसे प्रसिद्ध पांड्य शासक था। इसके समय का प्रसिद्ध युद्ध तेलियालंगानम का युद्ध हुआ था। तेलियालंगानम का युद्ध कब हुआ था? 290 ईस्वी पूर्व में। फिर इस युद्ध में विजयी होने के कारण ही यह प्रसिद्ध हुए और उस युद्ध में उसने चोल व चेर शासकों एवं अन्य 5 मित्र सामंतों के गुट को पराजित किया था। चेर शासक से को बंदी बनाकर पांड्य राज्य के बंदी गृह में डाल दिया था। प्रसिद्ध मदुरई कांची में नेंडुजेलियन के कुशल शासन का विवरण प्राप्त होता है। किसमें? मदुरई में। फिर है वह कवियों विद्वानों का संरक्षक था और नकीरर मामुंडिम रुदन जैसे कवि इसके आश्रित थे। नायक कोवलन को मृत्युदंड दिया गया था। फिर इसका अगला शासक कौन था? वेरिवर सेलियक और कोई इसका किसका भाई था? नेंडुजेलियन की छोटा भाई था जो कि कोई सिंहासन पर बैठ गया और इसकी मृत्यु भित्ति चित्रों को देखते हुए हुई थी, इसलिए इसे चित्रमरदत्रु तुंजीय वमरन के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला हमारा चोल राजवंश। चोल राज्य मध्यकाल के आरंभ में चोल मंडलम कोरोमंडल कहलाता था। यह पेन्नार और वेलारू नदियों के मध्य में पांड्य राज्य क्षेत्र के पूर्वोत्तर कोण में था। उनकी राजधानी सत्ता का केंद्र उरेरू था जो सूती वस्त्र के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। फिर चोल राजवंश का राज के चिन्ह क्या था? बाघ था। फिर प्रमुख शासक उर्व हप्रे हरे इलन जेत चेनी। यह चोल राजवंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक था जिसकी राजधानी क्या थी? उरेयूर थी। कहा जाता है कि यह राजा युद्ध में सुंदर रथों के लिए प्रसिद्ध था, अपने सुंदर रथों के लिए प्रसिद्ध था। फिर ईसा पूर्व दूसरी सदी के मध्य में एलारा नामक चोल राजा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की और लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। करिकाल चोल राजवंश में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। इसका काल लगभग 190 ईस्वी पूर्व माना जाता है। करिकाल का अर्थ क्या है? पांव जला व्यक्ति होता है। करिकाल ने किस पर विजय प्राप्त की थी? श्रीलंका पर। करिकाल ने पुहार कावेरीपट्टनम की स्थापना की तथा अपनी राजधानी उरेयूर कावेरीपट्टनम स्थानांतरित कर दी। शिल्पाधिकारम में करिकाल की पुत्री आदि नंदी के विषय में सूचना मिलती है। करिकाल ने पुहार की स्थापना और कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया था इसका निर्माण 12,000 गुलामों से कराया गया जिन्हें श्रीलंका से बंदी बनाकर लाया गया था। पुहार की पहचान कावेरीपट्टनम से की गई है जो चोलों की राजधानी थी। यह व्यापार वाणिज्य का बहुत बड़ा केंद्र था। उसका गोदीवाड़ा बहुत विशाल था। गोदीवाड़ा किसे बोलते हैं? बंदरगाह को। फिर पेरुनर किली, यह अत्यंत पराक्रमी चोल शासक था। चोल राजाओं में इसी ने राजसूय जैसे महान यज्ञ का अनुष्ठान किया था। सेन गणान प्रचलित था। इसके विषय में प्रचलित था कि पूर्व जन्म में यह मकड़ा था। से मंदिरों का निर्माण करवाया। ये अलग अलग दे रखे। चोलों के वैभव का मुख्य स्रोत सूती कपड़े का व्यापार था।
इनके पास कुशल नौसेना भी थी। फिर चेर राजवंश, चेरों और पांड्यों ने चोलों के राज्य की सीमा में प्रवेश कर अपना राज्य विस्तार किया और चेर या केरल देश पांड्य क्षेत्र के पश्चिम और उत्तर में स्थित था। फिर संगमकालीन राज्यों में चेर राज्य सबसे प्राचीन राज्य माना जाता है। कौन सा? चेर राज्य। ऐत्रेय ब्राह्मण में चेरपाद शब्द चेरों के लिए प्रयुक्त हुआ है। अशोक के वृहद शिलालेख में चेरों का उल्लेख केरल पुत्र के रूप में हुआ है। चेर शब्द की उत्पत्ति तमिल शब्द चेरल या चरल से हुई है। इसका अर्थ क्या है? पर्वतीय देश। चेर राजा चेरलतन पर्वतीय देश के स्वामी कहलाते थे। फिर चेर राजवंश का राजकीय चिन्ह क्या था? क्या है? धनुष है। फिर है इसके बाद प्रमुख शासक उदयनजरेल, यह प्रथम चेर शासक था जिसका लगभग 130 ईस्वी माना जाता है, जिसका शासनकाल इनके संदर्भ में कहा जाता है कि इन्होंने कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को भोजन करवाया था। इसी कारण से इन्हें महाभारत उदयनजरेल की उपाधि प्रदान की गई थी। फिर आता है इसके बाद नेदुनजेरल आदन, इसने मदुरई को अपनी राजधानी बनाया और इसकी उपाधि अधिराज थी। इसके द्वारा हिमालय तक विजय और उस पर्वत पर चेर राज चिन्ह अंकित करने की बात की गई। फिर नेदुनजेरल आदन के समय में पश्चिम जगत से व्यापार महत्वपूर्ण आयाम था। कदुम नामक जनजाति बाधा उत्पन्न करती थी इसके व्यापार में, जिसका इन्होंने दमन किया था। कुटुवन क्या है? कुटुवन नेदुनजेरल आदन के छोटे भाई, कुटुवन ने किसका नाम था? नेदुनजेरल के छोटे भाई का नाम कुटुवन था और कोनगु के युद्ध में सफलता प्राप्त करके चेर राज्य को पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र तक विस्तृत कर दिया। इसीलिए इसको अधिराज की उपाधि दी गई। फिर सेंगुटुवन अथवा धर्मपरायण कुटुवन लगभग 180 ईस्वी पूर्व। चेर कवियों के अनुसार उनका सबसे बड़ा शासक कौन था? सेंगुटुवन था, जिसे लाल या भला चेर कहा जाता था। इसने अधिराज की उपाधि धारण की तथा चेर राज्य में पाटनी, जिसको पत्नी को बोलते थे, पूजा प्रारंभ करवाई, जिसका उल्लेख 10 गीत में मिलता है। इसे कणगा पूजा भी कहा जाता है। फिर चेर राजा ने बलिपुरम के युद्ध में 9 चोल शासकों को पराजित किया था और कदम्बों का विनाश किया। इसके पश्चात इसने कदलपिक्कोतिय अर्थात समुद्र के पीछे हटाने वाला की उपाधि धारण की थी। फिर आता पेरुंजेरल इरमपोरोई 190 ईस्वी। ये कौन थे? करिकाल का समकालीन थे। किसके? करिकाल के। इसके समय में आदिगमान नडुमान अंजी तगडूर शासक था। इसने दक्षिण में गन्ने की खेती प्रारंभ की। फिर चेर वंश का अंतिम शासक कौन था? ये थे कुडकोई इंजरेल इरमपोरोई। इसका काल कब से कब तक? 190 ईस्वी माना जाता था। फिर ये मसाले विशेषकर गोल मिर्च उपजाते थे, जिसकी पश्चिमी विषयों में बहुत मांग थी। उन्हें अपने हाथियों से दांत मिलते थे जो पश्चिम में बहुत मूल्यवान समझे जाते थे। और क्या था? समुद्र से मोती, खानों से रत्न प्राप्त होते थे। इन दोनों वस्तुओं का निर्यात पश्चिमी देशों में अत्यधिक मात्रा में होता था। इनके अतिरिक्त मलमल और रेशम भी पैदा करते थे। कहा जाता है कि उनका सूती का कपड़ा सांप के कैंचुल जैसा पतला होता था। फिर उरेयूर अपनी सूती कपड़ों के व्यापार के लिए जाना जाता था। ईसा की पहली सदी के आसपास मिस्र रोम का प्रांत हो गया और मानसून का सटीक अनुमान होने लगा। तब इस व्यापार को अत्यधिक बल मिला। फिर धन और तलवार, सौदागर माल लेकर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और उन्हें पारगमन शुल्क वसूल किया जाता था उनसे। फिर युद्ध और राजव्यवस्था का वास्तविक आधार कृषि से होने वाले नियमित आय थी। जैसे खेतों में धान, रागी, ईख की उपज होती थी, उनसे ये आय प्राप्त करते थे। कावेरी डेल्टा के विषय में कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है, उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकती है। फिर आगे तमिल प्रदेश में अनाज, फल, गोल मिर्च, हल्दी की उपज होती थी
और क्या होता था, किसानों से वसूले गए करों से राज्य अपनी सेना रखता था। जैसे सेना बैल, जुड़े रथ, हाथी, घुड़सवार और पैदल सिपाही रहते थे, जो ये युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। हाथी। फिर वरियम शब्द का अर्थ क्या है? क्षेत्र की उपज की दृष्टि से लिए जाने वाला कर, क्या बोलते थे उसको? वरियम। फिर कराई, भू राजस्व लगान, उपज का 1/6 भाग, राज्य की आय का मुख्य स्रोत। इराई, सामंतों द्वारा दिए जाने वाला कर। इराऊ, जबरन लिए जाने वाला उपहार। उल्गू, संगम, सीमा शुल्क व मार्ग कर। कड़मई, पाडुवडु, राजा को दिए जाने वाला शुल्क। माँ व बेली, भू माप की इकाई। कलम, अनाज के तेल की इकाई। सामाजिक वर्गों का उदय कैसे हुआ? तमिल भूमि ब्राह्मण का दर्शन सबसे पहले संगम युग में होता है। फिर अत्यधिक ब्राह्मण कवि के रूप में नियोजित थे और इस काम में वे राजा से उदारतापूर्ण पारितोषिक पाते थे। कहा जाता है कि राजा करिकाल ने एक कवि को कितने 16 लाख स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत किया था। फिर स्वर्ण के अतिरिक्त कवि और भाटों को और क्या क्या देते थे? नकद, भूमि, रथ, घोड़ा, हाथी भी देते थे। फिर क्षत्रिय वैश्य संगम। फिर सेना अध्यक्ष को औपचारिक अनुष्ठान के साथ एनआरडी की उपाधि दी जाती थी। चोल पांड्य दोनों राजाओं में असैनिक और सैनिक दोनों प्रकार के अधिकारियों के पद पर बलाल या धनी किसान रखे जाते थे। फिर ब्राह्मण संस्कृति का आरंभ। ब्राह्मण संस्कृति का आरंभ कैसे हुआ? राजा वैदिक यज्ञ करते थे। वेदानुयानी ब्राह्मण लोग शास्त्रार्थ करते थे, परंतु पहाड़ी प्रदेशों के लोगों के मुख्य स्थानीय देवता मुर्गन थे और जो आरंभिक मध्यकाल में सुब्रमण्यम कहलाने लगे थे। ब्राह्मण संस्कृति का आरंभ ये पढ़ लिया हमने अभी। तमिल भाषा और संगम साहित्य। ईसा की 8वीं सदी में लिखी गई संगम की तमिल टीकाओं में कहा गया है कि 3 संगम 9,990 वर्ष तक चलते रहे। उनमें 8,598 कवि जुटे और 197 पांड्य राजा उनके संपोषक थे। इन सम्मेलनों में रचित संगम साहित्य लगभग 300 ईस्वी और 600 ईस्वी के मध्य संकलित किए गए। फिर संगम काल को सामान्यतः 2 समूहों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? आख्यानात्मक और उपदेशात्मक। आख्यानात्मक ग्रंथ में मेलुकणकु अर्थात 18 मुख्य ग्रंथ कहलाते हैं। इनमें 18 मुख्य ग्रंथ है, जिनमें 8 पद्य संकलन और 10 ग्राम्य गीत से संबंधित है। उपदेशात्मक ग्रंथ कीलकणकु अर्थात 18 लघु ग्रंथ कहलाते हैं। फिर संगम ग्रंथों के अतिरिक्त एक और ग्रंथ है जो तोलकाप्पियम कहलाता है। यह व्याकरण और अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है। एक और महत्वपूर्ण तमिल ग्रंथ तिरुकुरल है, जिसमें दार्शनिक विचार और सूक्तियाँ प्रमुख है। फिर तमिल के 2 प्रसिद्ध महाकाव्य कौन कौन से? शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई। इन दोनों की रचना ईसा की 6ठी सदी के आसपास हुई है। फिर शासक वर्ग अरसर कहा जाता था शासक वर्ग को, और बल्लाल चौथी जाति में आते थे। कृषि में लगे हुए व्यक्ति बल्लाल के नाम से जाने जाते थे। राज्य की अधिकांश भूमि पर इन्हीं का अधिकार था। इनका प्रमुख बेली कहा जाता था। फिर पेरियार लोग खेतिहर मजदूर थे, परंतु पशु की खाल या चर्म का काम करते थे तथा चटाई के रूप में इसका प्रयोग करते थे। पहला महाकाव्य साहित्य का उज्ज्वलतम रत्न माना जाता है। इसमें एक प्रेम कथा वर्णित है। कोवलन नामक एक अमीर अपनी कुलीन धर्मपत्नी कनगी की उपेक्षा करके कावेरीपट्टनम की माधवी नामक वेश्या से प्रेम करता है। फिर शिल्पाधिकारम का रचयिता संभवतः जैन था। कौन था? जैन था, जो तमिल देश के सभी राज्यों को कथा स्थल बनाना चाहता था। दूसरा महाकाव्य मणिमेखलई मदुरई के एक वणिक बनिया द्वारा लिखा गया, जो अनाज का व्यापार करता था। इसमें कोवलन और माधवी के संगम से उत्पन्न कन्या के साहसिक जीवन का वर्णन किया गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए देखने के लिए। हमारा ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।